लखनऊ की शाम हमेशा से अपनी एक खास नजाकत के लिए जानी जाती है। चौक के तंग रास्तों से लेकर गोमती नगर के खुले आसमान तक हवाओं में एक अजीब सी खामोशी और अपनापन घुला रहता है। लेकिन आज की शाम साक्षी के लिए कुछ अलग थी। उसका पैतृक घर, जिसकी दीवारों पर उसने अपने बचपन की नटखट शरारतों के रंग उकेरे थे, आज पूरी तरह से गेंदे के फूलों और रंग बिरंगे रोशनी से नहाया हुआ था। शहनाई की धुन हवा में तैर रही थी, लेकिन उस धुन में उल्लास से ज्यादा एक विदाई का दर्द था। साक्षी अपनी सहेलियों के बीच घिरी लाल रंग के भारी जोड़े में सजी बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट की ओट में था और उसकी आंखें लगातार फर्श पर बने अल्पना के डिजाइन को निहार रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। जब वह महज 7 साल की थी, तब उसकी माँ एक लंबी बीमारी के बाद उस दुनिया को अलविदा कह गई थी। पिता राघवेंद्र जी ने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया था। उन्होंने कभी साक्षी की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दी। लेकिन एक बेटी के जीवन में माँ का ना होना उस खाली पन्ने की तरह होता है जिसे दुनिया की कोई भी किताब पूरी नहीं कर सकती। साक्षी बेटा, एक कांपती हुई आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। उसने सिर उठाकर देखा। उसके पिता राघवेंद्र जी दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों के कोर गीले थे और चेहरे पर अपनी इकलौती बेटी को विदा करने का गम साफ झलक रहा था। साक्षी तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने पिता के गले से लग गई। पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। आपके बिना मेरा वहां कौन ध्यान रखेगा? वह सिसकते हुए बोली। राघवेंद्र जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनका अपना गला रुंधा हुआ था। उन्होंने कहा, पगली बेटियां तो होती ही हैं दूसरों की अमानत। कानपुर का वह परिवार बहुत प्रतिष्ठित है। विजय जी मेरे पुराने मित्र हैं और उनका बेटा सुधीर बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी जिस तरह इस घर की रौनक थी, उसी तरह उस घर को भी स्वर्ग बना देगी। और हाँ, तेरी सासू माँ पुष्पा जी, वो बहुत अच्छी महिला हैं। तुझे वहां माँ की कमी कभी महसूस नहीं होगी। माँ शब्द सुनते ही साक्षी के दिल में उम्मीद का एक नया दिया जल उठा। उसने हमेशा कल्पना की थी कि भले ही उसे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद उसके सासू माँ उसे अपनी बेटी की तरह गले से लगा लेंगी। वह उन्हें अपनी सगी माँ से भी बढ़कर सम्मान और प्यार देगी। इसी उम्मीद और आंखों में नए सपनों का समंदर लिए साक्षी ने लखनऊ की सरजमी को अलविदा कहा और कानपुर की ओर कदम बढ़ा लिए। कानपुर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित विजय निवास एक आलीशान और भव्य कोठी थी। बड़े बड़े नक्काशीदार दरवाजे, संगमरमर का फर्श और घर के बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां इस बात का सबूत थी कि यह परिवार शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। रात के करीब 2 बज चुके थे जब बारात वापस लौटी। गृह प्रवेश की रस्में निभाई जा रही थी। सुधीर और साक्षी एक साथ दरवाजे पर खड़े थे। साक्षी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घूंघट के अंदर से अपनी होने वाली सासू माँ पुष्पा जी को देखने की कोशिश की। पुष्पा जी के चेहरे पर एक अजीब सा सख्त भाव था। उनके साथ उनकी बेटी निधि भी खड़ी थी, जो इन दिनों गर्भवती थी और अपने मायके आई हुई थी। आरती की थाली घुमाते हुए पुष्पा जी ने एक बार भी साक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराया नहीं। रस्में बस औपचारिकता के लिए पूरी की गई। जैसे ही साक्षी और सुधीर अपने नए कमरे में पहुंचे, साक्षी के मन की घबराहट और बढ़ गई। कमरा बहुत बड़ा था, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस। सुधीर ने अपनी शेरवानी का बटन खोलते हुए एक गहरी सांस ली। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और बाहर अंधेरे को निहारने लगा। साक्षी चुपचाप बेड के कोने पर बैठ गई। वह इंतजार कर रही थी कि सुधीर उससे कुछ बात करेगा, उसकी घबराहट को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन काफी देर तक कमरे में सिर्फ सन्नाटा।
पसरा रहा। आखिरकार सुधीर पीछे घुमा। उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही एक नवविवाहित दुल्हे का उत्साह। उसने बेहद ठंडे और रुखे स्वर में कहा, साक्षी। साक्षी ने धीरे से अपना घूंघट हटाया और उसकी तरफ देखा। सुधीर ने अपनी बात जारी रखी, देखो, मैं इस शादी के लिए कभी तैयार नहीं था। यह शादी सिर्फ पापा के बिजनेस प्रेशर और उनकी जीत के कारण हुई है। मैं तुम्हें एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। मुझसे किसी बड़े लगाव, प्यार या पत्नी के अधिकारों की उम्मीद मत रखना। हम इस कमरे में सिर्फ दो अजनबियों की तरह रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात को समझोगी और अपनी सीमाएं जानोगी। यह सुनते ही साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लगा मानो किसी ने जलते हुए दिए पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। उसकी आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकली, लेकिन सुधीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह अपना तकिया और चादर उठाकर कमरे के दूसरे कोने में बने सोफे पर जाकर लेट गया और लाइट बंद कर दी। उस अंधेरे कमरे में अपनी शादी की पहली रात को साक्षी चुपचाप सिसकती रही। उसका पहला ही सपना कांच की तरह टूट चुका था। साक्षी पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीरकर अंदर आई तो उसने अपनी आंखें पोंछी। उसने खुद से कहा, नहीं साक्षी, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। पापा ने कहा था कि सुधीर स्वभाव से अच्छे हैं। शायद कोई गलतफहमी होगी और अभी माँ जी तो है। मैं अपनी सेवा से सबका दिल जीत लूंगी। वह सुबह 4 बजे उठी, अपनी भारी सिल्क की साड़ी को संभाला, नहाई धोई और सीधे रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई बहुत बड़ी थी। उसने वहां के महाराज रसोइये से कहा, भैया, आज से सुबह की चाय और नाश्ता मैं बनाऊंगी। साक्षी ने बड़े चाव से सबके लिए अदरक और इलायची वाली चाय बनाई। इसके बाद वह ट्रे लेकर लिविंग रूम में पहुंची, जहां पुष्पा जी और निधि पहले से ही बैठी हुई थी। निधि सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी और पुष्पा जी उसकी पीठ सहला रही थी। माँ जी प्रणाम। निधि चाय लो, साक्षी ने बहुत ही आदर से कहा और पुष्पा जी के पैर छूने के लिए नीचे झुकी। पुष्पा जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने चाय का कप उठाया और एक घूंट पीकर चेहरा सिकुड़ लिया। लखनऊ के नवाबों के यहाँ क्या ऐसी ही पानी जैसी चाय बनती है? दूध का तो नामो निशान नहीं है। और इतनी चीनी, क्या हमें बीमार करने का इरादा है? निधि ने भी कप टेबल पर पटकते हुए कहा, मम्मी, सच में मेरा तो मूड ही खराब हो गया। वैसे ही मुझे प्रेगनेंसी में अजीब सा फील होता है। सोचा था नई भाभी आई है तो कुछ अच्छा पीने को मिलेगा। यहाँ तो सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। साक्षी का चेहरा उतर गया। उसने कहा, माँ जी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा बना देती हूँ। मुझे अंदाजा नहीं था। रहने दो। पहली रसोई में ही ऐसा शगुन किया। जाकर काम देखो, पूरा घर बिखरा पड़ा है। यह मत समझना कि अमीर बाप की बेटी हो तो यहाँ महारानी बनकर रहोगी। इस घर के कायदे कानून अलग हैं। पुष्पा जी ने कड़े स्वर में कहा। तभी सुधीर भी वहां आ गया। उसने अपनी माँ और बहन की बातें सुनी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने चुपचाप टेबल से अखबार उठाया और अपनी चाय पीने लगा, जैसे साक्षी का वहां कोई अस्तित्व ही न हो। साक्षी चुपचाप अपनी आंखों के आंसू पीकर रसोई की तरफ लौट गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे, लेकिन विजय निवास का माहौल साक्षी के लिए नहीं बदला। पुष्पा जी अपनी कुछ किटी पार्टी की सहेलियों के प्रभाव में थी। वह सहेलियां हमेशा पुष्पा जी के कान भरती थी। पुष्पा बहू कितनी भी सीधी बने, कभी अपनी नहीं होती। उसे दबाकर नहीं रखोगी तो वह सुधीर को तुमसे दूर कर देगी। आखिर सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव रखना पड़ता है इनके साथ। यही वजह था कि पुष्पा जी और निधि मिलकर साक्षी को तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। निधि गर्भवती थी, इसलिए उसकी चिड़चिड़ाहट और ज्यादा थी। साक्षी दिन भर पैर के अंगूठे पर खड़ी रहती। निधि के लिए सुबह का जूस, दोपहर का हल्का सूप, शाम के फल, हर चीज समय पर तैयार करना साक्षी की जिम्मेदारी थी। जरा सी भी देर होने पर निधि पूरे घर को सिर पर उठा लेती। एक दोपहर निधि ने कहा, मम्मी, मुझे आज बेसन के लड्डू खाने का मन कर रहा है। पुष्पा जी ने तुरंत साक्षी को आवाज लगाई, साक्षी जरा सुन, निधि के लिए अभी के अभी बेसन के लड्डू बना, और हाँ, घी बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। मेरी बेटी की सेहत का सवाल है। साक्षी उस समय
पिछले 3 घंटे से घर के भारी पर्दे धोकर थक चुकी थी। उसकी पीठ में तेज दर्द था, लेकिन उसने बिना कुछ शिकायत किए हाँ कहा और रसोई में चली गई। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उसने गर्मा गर्म लड्डू तैयार किए और प्लेट में सजाकर निधि के पास लाई। निधि ने एक लड्डू उठाया, उसे थोड़ा सा चखा और जमीन पर फेंक दिया। यह क्या है भाभी? बेसन ठीक से भुना भी नहीं है, पूरा कच्चा लग रहा है। आप जानबूझकर ऐसा करती है ना ताकि मुझे वॉमिटिंग हो जाए। पुष्पा जी ने भी गुस्से में आकर पूरी प्लेट टेबल से नीचे गिरा दी। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक गर्भवती लड़की की पसंद का खाना भी ठीक से नहीं बना सकती। मायके में सिर्फ ऐशो आराम सीखा है क्या? अगर मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक उसी समय सुधीर ऑफिस से घर लौटा था। उसने लिविंग रूम का यह नजारा देखा। जमीन पर बिखरे लड्डू, रोती हुई निधि, गुस्से में लाल पुष्पा जी और सिर झुकाए खड़ी साक्षी। सुधीर आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ मम्मी, आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? कुछ अपनी इस पत्नी से। मेरी बेटी को बीमार करने की साजिश रच रही है। कैसा खाना बनाया है इसने? पुष्पा जी ने बात को नमक मिर्च लगाकर पेश किया। सुधीर ने साक्षी की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए थोड़ी सी हमदर्दी आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे पर फिर से वही बेरुखी ओढ़ ली। उसने कहा, साक्षी, अगर तुम्हें काम नहीं करना होता तो मना कर दिया करो, घर का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं। साक्षी ने सुधीर की तरफ देखा। उसकी आंखें चिक चिक कर कह रही थी कि वह बेकसूर है, लेकिन उसके होठों ने मौन धारण कर लिया था। उसने चुपचाप घुटनों के बल बैठकर जमीन पर बिखरे हुए लड्डू समेटे। उसका यह बहुधर्म और सहनशीलता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुकी थी। वह जानती थी कि अगर वह आज पलट कर जवाब देगी तो बात उसके पिता के स्वाभिमान तक पहुंच जाएगी। समय का पहिया घूमता रहा। विजय जी अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहरों के दौरों पर रहते थे। जब भी वे घर आते, साक्षी की बहुत तारीफ करते, क्योंकि वे देख रहे थे कि साक्षी के आने के बाद से घर कितना व्यवस्थित रहता था। लेकिन उनके जाते ही पुष्पा जी और निधि का वही रूप दोबारा सामने आ जाता था। सुधीर का व्यवहार भी साक्षी के प्रति वैसा ही रूखा बना रहा। हालांकि कभी कभी रात के सन्नाटे में जब साक्षी सोफे पर सोई हुई सुधीर की तरफ पीट करके धीरे धीरे सिसकती थी तो सुधीर की नींद खुल जाती थी। वह उसे देखता था। उसका दिल चाहता था कि वह आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे, लेकिन उसका खुद का अहंकार और इस शादी के प्रति उसकी पुरानी नफरत उसे रोक देती थी। एक शाम विजय जी ने घर आकर घोषणा की, पुष्पा, कल सुबह मुझे और सुधीर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील के सिलसिले में लखनऊ और फिर से वहां से दिल्ली जाना होगा। करीब 3-4 दिन लग जाएंगे। सुधीर ने कहा, हाँ मम्मी, यह डील हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जाते समय विजय जी ने साक्षी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी निधि का ध्यान रखना, उसका 8वां महीना चल रहा है और घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधे पर है। साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, आप चिंता मत कीजिए पापा जी, मैं सब संभाल लूंगी। सुधीर अपनी गाड़ी की चाबियां लेकर बाहर जाने लगा। उसने एक बार मुड़कर साक्षी को देखा। साक्षी की आंखें आज भी उतनी ही शांत और गहरी थी। सुधीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वह अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। उन्हें क्या पता था कि कानपुर का आसमान जो इस समय बिल्कुल शांत दिख रहा था, कल एक ऐसे भयानक तूफान को जन्म देने वाला था जो इस पूरे परिवार की किस्मत और सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। कानपुर की वह शाम आम शामों जैसी नहीं थी। आसमान में दोपहर से ही अजीब सी घुटन और लाली छाई हुई थी। शाम ढलते ढलते ठंडी और तेज हवाएं चलने लगी, जो देखते ही देखते एक भयानक आंधी तूफान में बदल गई। खिड़कियों के शीशे थरथरा रहे थे और बाहर लगे बड़े बड़े पेड़ हवा के झोंकों से इस कदर झूल रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती हो। कुछ ही देर में पूरे शहर की बिजली गुल हो गई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। विजय निवास की आलीशान कोठी में इस समय सिर्फ 3 नाजुक जिंदगियां थी। पुष्पा जी, उनकी गर्भ बेटी निधि और साक्षी। सुधीर और विजय जी इस समय कानपुर से बहुत दूर लखनऊ की किसी होटल में बिजनेस मीटिंग में व्यस्त थे। रात के करीब 12 बजे जब पूरा घर घने अंधेरे में डूबा हुआ था, अचानक निधि के कमरे से एक चीख गूंजी, भाभी, भाभी जल्दी आओ, देखो मम्मी को क्या हो गया। साक्षी जो अपने कमरे में सोफे पर लेटी सुधीर की बेरुखी और अपनी किस्मत पर चुपचाप आंसू बहा रही थी,
उस चीख को सुनकर कांप उठी। उसने तुरंत एक मोमबत्ती जलाई और दौड़ती हुई पुष्पा जी के कमरे की तरफ भागी। कमरे का नजारा खौफनाक था। पुष्पा जी फर्श पर बैठी हुई थी। उनका एक हाथ उनके सीने पर था और वे सांस लेने के लिए बुरी तरह से तड़प रही थी। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और चेहरा पीला पड़ गया था। वे दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस उनकी आंखें मदद के लिए साक्षी को निहार रही थी। निधि, जिसका 8वां महीना चल रहा था, अपनी इस शारीरिक स्थिति और डर के मारे बदहवास होकर रो रही थी। उसका खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था और वो कांप रही थी। भाभी, देखो ना, मम्मी को क्या हो गया? भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी ने तुरंत मोमबत्ती को एक तरफ रखा और पुष्पा जी के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसने पुष्पा जी की नब्ज टटोली, जो बहुत धीमी और अनियमित चल रही थी। साक्षी का दिल दहल गया। वो समझ गई कि यह एक गंभीर दिल का दौरा है। उसे अपनी माँ का वह आखिरी वक्त याद आ गया जब उसकी माँ भी इसी तरह तड़पी थी और अस्पताल पहुंचने में हुई देरी के कारण उसने दम तोड़ दिया था। साक्षी के भीतर एक चीख उठी, नहीं, भगवान ने मुझसे मेरी एक माँ तो छीन ली, लेकिन आज मैं अपनी इस दूसरी माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की क्यों ना दांव पर लगा देनी पड़े। साक्षी ने सबसे पहले खुद को संभाला, क्योंकि वह जानती थी कि वह अगर घबरा गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने निधि के कंधे थामे और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, निधि, मेरी बात सुनो। तुम इस समय एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। अगर तुम ऐसे रोओगी और घबराओगी तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तुम बेड पर बैठो, लंबी सांसें लो और भगवान का नाम लो। मैं माँ जी को कुछ नहीं होने दूंगी, यह मेरा तुमसे वादा है। साक्षी ने तुरंत अपना फोन उठाया और कांपते हाथों से सुधीर का नंबर मिलाया। भाग्यवश फोन लग गया। हेलो सुधीर। साक्षी की आवाज में आंसू और घबराहट दोनों थे। हाँ साक्षी, क्या बात है? इतनी रात को फोन क्यों किया? सुधीर की आवाज में हमेशा की तरह वही बेरुखी। सुधीर, माँ जी को हार्ट अटैक आ गया है। वे बेहोश हो रही हैं। प्लीज आप जल्दी आइए, साक्षी रोते हुए चिल्लाई। फोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सुधीर के हाथ से जैसे फोन छूटते छूटते बचा। क्या? माँ को? लेकिन साक्षी, हम इस समय लखनऊ में हैं। यहाँ इतनी भयंकर बारिश और तूफान है कि गाड़ियां हिल भी नहीं पा रही हैं। रास्तों पर पेड़ गिर गए हैं और हाईवे पूरी तरह ब्लॉक है। हमें कानपुर पहुंचने में कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे। तुम तुरंत ड्राइवर को बुलाओ और गाड़ी से माँ को हॉस्पिटल ले जाओ। सुधीर, गाड़ी की चाबी तो आपके पास है। आप अपनी गाड़ी की चाबी साथ ले गए हैं और पापा जी की गाड़ी गैरेज में लॉक है, जिसकी चाबी माँ जी के पास थी, पर इस समय वे कुछ बताने की हालत में नहीं है। ड्राइवर भी अपने घर गया हुआ है, साक्षी ने बेबसी से कहा। तो एम्बुलेंस को फोन करो साक्षी, कुछ भी करो, माँ को बचाओ। सुधीर की आवाज में पहली बार एक बेटी की बेबसी। साक्षी ने तुरंत एम्बुलेंस का नंबर घुमाया। कई बार प्रयास करने के बाद अस्पताल के ऑपरेटर ने फोन उठाया, लेकिन उसने जो कहा उसने साक्षी की बची कुची उम्मीद भी तोड़ दी। ऑपरेटर ने कहा, मैडम, पूरे शहर में जल भराव है। सिविल लाइंस जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ गिर गया है, जिससे पूरा रास्ता बंद है। इस तूफान में हमारी एम्बुलेंस को आप तक पहुंचने में कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। साक्षी ने फोन काट दिया। पुष्पा जी की सांसें अब और उखड़ने लगी थी। उनकी आंखों के कोर से आंसू बहकर उनके कानों तक जा रहे थे। वे अपनी उसी बहू को देख रही थी जिसे उन्होंने कभी बेटी तो दूर एक इंसान का सम्मान भी नहीं दिया था। साक्षी समझ गई कि हाथ पर हाथ धर कर बैठने का समय नहीं है। उसने पुष्पा जी को अकेले उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि यह व्यवहारिक नहीं है और इससे पुष्पा जी को चोट भी लग सकती है। उसने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स से सॉर्बिट्रेट नाम की दवा निकाली, जिसे विजय जी अक्सर अपने पास रखते थे, और उसे पुष्पा जी की जीभ के नीचे रख दिया ताकि डॉक्टर के पास पहुंचने तक दिल को थोड़ी राहत मिल सके। इसके बाद उसने कमरे की चादरों को जमीन पर बिछाया और पुष्पा जी को बहुत सावधानी से खिसकाते हुए उस चादर पर लिटाया। निधि, मेरी मदद करो, हमें माँ जी को घसीटते हुए मुख्य दरवाजे तक ले जाना होगा, साक्षी ने कहा। निधि ने रोते हुए हाँ कहा। दोनों ने मिलकर चादर के कोनों को पकड़ा और पुष्पा जी को बिना कोई झटका दिए बहुत ही सूझबूझ के साथ लॉबी से होते हुए
घर के मुख्य बरामदे तक ले आए। बरामदा ढका हुआ था, इसलिए पुष्पा जी बारिश से सुरक्षित थी। अब समस्या यह थी कि अस्पताल कैसे जाया जाए। साक्षी भारी बारिश और तूफान के बीच दौड़ती हुई कोठी के बड़े लोहे के गेट के बाहर निकली। पानी उसके घुटनों तक भर चुका था। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा होना मुश्किल था। वह पागलों की तरह यहाँ वहां देखने लगी। तभी उसे दूर एक हेडलाइट की रोशनी दिखाई दी। वह एक ऑटो रिक्शा था जो इस तूफान में कहीं फंस गया था और उसका ड्राइवर उसे चालू करने की कोशिश कर रहा था। साक्षी पानी में छपाक छपाक करती हुई दौड़कर उस ऑटो के पास पहुंची। उसने ऑटो वाले के सामने हाथ जोड़ दिए। भैया, मेरी सासू माँ घर के बरामदे में बेहोश पड़ी है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। कोई गाड़ी नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। प्लीज मेरे घर के अंदर आ जाइए। भगवान आपका भला करेगा। मैं आपको जितने पैसे चाहिए दूंगी। साक्षी की आंखों के आंसू और चेहरे पर लगा बारिश का पानी एक हो चुके थे। उसकी यह तड़प और बेबसी देखकर उस ऑटो ड्राइवर का दिल पिघल गया। उसने कहा, बहन जी रो मत, चलो। कहाँ है तुम्हारी माँ? ऑटो ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए ऑटो को कोठी के रैंप पर चढ़ाकर सीधे बरामदे के पास लगा दिया। साक्षी, निधि और उस ऑटो ड्राइवर ने मिलकर पुष्पा जी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से उठाकर ऑटो की पिछली सीट पर लिटाया। निधि, तुम घर के अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम बाहर मत आओ, साक्षी ने कड़े और जिम्मेदार स्वर में कहा। निधि ने रोते हुए सिर हिलाया। साक्षी खुद ऑटो के फर्श पर बैठ गई और पुष्पा जी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उसने अपने दुपट्टे और कोठी से लाए हुए कंबल को उनके चारों ओर अच्छे से लपेट दिया ताकि उन पर पानी की बौछार ना पड़े। भले ही साक्षी खुद खिड़की से आ रही बारिश की बौछारों से पूरी तरह भीग चुकी और ठंड से उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। भैया, जितनी तेज हो सके चलिए, साक्षी ने गुहार लगाई। ऑटो ड्राइवर ने सूझबूझ से काम किया। मुख्य मार्ग पर पेड़ गिरा था, इसलिए वह तंग गलियों और अंदरूनी रास्तों से होता हुआ पानी को चीरते हुए अस्पताल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में कई जगह पानी इतना गहरा था कि ऑटो बंद होने की नौबत आ जाती थी, लेकिन ड्राइवर भी पूरी जान लगा रहा था। साक्षी लगातार पुष्पा जी के ठंडे पड़ते हाथों को सहला रही थी। माँ जी, आंखें खोलिए, देखिए आपकी साक्षी आपके साथ है। आपको कुछ नहीं होगा माँ, बस थोड़ी देर और हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। माँ, आपने मुझे अभी तक अपनी बेटी नहीं माना ना? आपको ठीक होना होगा माँ, मुझे अपनी बेटी का हक देने के लिए। साक्षी रोते रोते अपनी सासू माँ से अर्ध बेहोशी की हालत में पुष्पा जी के कानों में साक्षी के ये शब्द पिघलते हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वे देख रही थी कि उनकी अपनी सगी बेटी इस समय महफूज घर में थी, लेकिन यह बहू जिसे उन्होंने हमेशा पराया समझा, आज उनके जीवन के लिए इस काल बनकर खड़े तूफान से लड़ रही थी। पुष्पा जी का अहंकार, उनकी सहेलियों के दिए हुए ताने सब उस पानी में बहते जा रहे थे। उनकी आंखों से बहते आंसू साक्षी के हाथों पे गिर रहे थे। करीब 20 मिनट के उस तनावपूर्ण सफर के बाद ऑटो आखिरकार सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के सामने रुका। साक्षी तुरंत उतरी और चिल्लाती हुई अंदर भागी। डॉक्टर प्लीज स्ट्रेचर लाइए, मेरी माँ जी को हार्ट अटैक आया है। अस्पताल के कर्मचारी तुरंत स्ट्रेचर लेकर बाहर आए और पुष्पा जी को आईसीयू के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर की एक टीम तुरंत उनके इलाज में जुट गई। कुछ देर बाद मुख्य डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने साक्षी को देखा जो पूरी तरह भीगी हुई थी, जिसके बाल बिखरे थे और जो ठंड से कांप रही थी। आप इनकी कौन है? डॉक्टर ने पूछा। मैं इनकी बहू हूँ। नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ डॉक्टर साहब। मेरी माँ कैसी है? साक्षी ने हांफते हुए पूछा। डॉक्टर ने कहा, हालत बहुत गंभीर है, उनके दिल की नसें ब्लॉक हो रही हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी। जो आपने इन्हें जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट दवा दी, उसी ने इन्हें यहाँ तक जीवित रखा। मगर अब हमें तुरंत एक जीवन रक्षक सर्जरी और कुछ बेहद महंगे इंजेक्शनों की व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए आपको तुरंत 2 लाख रुपए काउंटर पर जमा करने होंगे, तभी हम आगे की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, सिर्फ 15 मिनट। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस आधी रात को इस तूफान में वह पैसे कहाँ से लाती? सुधीर और पापा जी के पास फोन करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वे तुरंत पैसे नहीं भेज सकते थे
और ना ही पहुंच सकते थे। साक्षी ने अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने गले में वह सोने का भारी लॉकेट और मंगलसूत्र था जो उसने पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई जोड़कर उसकी शादी में उसे दिया था। मंगलसूत्र एक सुहागन के लिए जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन साक्षी ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने कांपते हाथों से उस मंगलसूत्र को गले से उतारा। उसने अपनी सोने की चूड़ियां भी उतार ली। वह दौड़ती हुई अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास गई और उन गहनों को टेबल पर रख दिया। सर, ये शुद्ध सोने के गहने हैं। इनकी कीमत 2 लाख से कहीं ज्यादा है। प्लीज इन्हें अमानत के तौर पर रख लीजिए और मेरी माँ का इलाज शुरू करवाइए। मेरे पति सुबह तक आ जाएंगे, वे सारे पैसे चुका देंगे। प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। साक्षी की आंखों में वह अपने परिवार को बचाने की जो तड़प और पवित्रता थी, उसने अस्पताल के अधिकारियों के दिल को झकझोर दिया। उन्होंने बिना किसी देरी के गहने स्वीकार किए और पुष्पा जी की सर्जरी शुरू करने का आदेश दे दिया। सुबह के करीब 6 बज चुके थे। तूफान थम चुकी थी और आसमान में गुलाबी रंग का उजाला फैल रहा था। सुधीर और विजय जी बदहवास हालत में अस्पताल के गलियारे में दौड़ते हुए पहुंचे। सुधीर ने दूर से देखा, साक्षी फर्श पर एक कोने में बैठी हुई थी। उसके कपड़े अभी भी आधे गीले थे। उसका शरीर ठंड और थकान से टूट रहा था। लेकिन सुधीर की नजरें जैसे ही साक्षी के गले पर गई, वो ठिठक गया। साक्षी का गला सूना था, उसका मंगलसूत्र गायब था। साक्षी, सुधीर की आवाज में इस बार बेरुखी नहीं बल्कि एक अजीब सी तड़प थी। साक्षी ने सिर उठाया। उसकी सूजी हुई आंखें सुधीर को देखकर भर गई। वह उठ खड़ी हुई और विजय जी के पास जाकर बोली, पापा जी, माँ जी अंदर है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन सफल रहा है, वे अब खतरे से बाहर है। विजय जी ने रोते हुए साक्षी के सिर पर हाथ रख दिया। बेटी, तुमने हमारी जान बचा ली। तभी आईसीयू के दरवाजा खुला और मुख्य डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने विजय जी और सुधीर जी को देखा। आप लोग मिसेस पुष्पा के परिवार से हैं? हाँ डॉक्टर, मैं उनका पति हूँ और यह मेरा बेटा है। अब मेरी पत्नी कैसी है? विजय जी ने पूछा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली, सुधीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मिस्टर सुधीर, आपको अपनी माँ की जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रिया बाद में अदा करना चाहिए। पहले अपनी इस पत्नी के पैर छूने चाहिए। सुधीर चौंक गया। डॉक्टर ने आगे कहा, इस कड़कती ठंड, तूफान और चारों तरफ बंद रास्तों के बीच यह लड़की अकेले ऑटो वाले की मदद से आपकी माँ को यहाँ लेकर आई और जो प्राथमिक चिकित्सा इसने घर पर दी, उसी की बदौलत आपकी माँ की जान बची। इतना ही नहीं, जब अस्पताल के नियमों के कारण इलाज रुकने वाला था तो इस लड़की ने एक पल भी गवाए बिना अपना मंगलसूत्र और गहने काउंटर पर रख दिए ताकि इलाज शुरू हो सके। मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी बहू, ऐसी बेटी आज तक नहीं देखी। यह सुनना था कि सुधीर के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में बीते महीनों की सारी कड़वी यादें बिजली की तरह कौंध गई। साक्षी का वह उदास चेहरा, उसका चुपचाप तानों का सहना, रसोई में अकेले काम करना और रात को सोफे पर बैठकर सिसकना। इस लड़की को उसने हमेशा दुत्कारा, जिसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल समझा। उसी लड़की ने आज उसके पूरे संसार को उजाड़ने से बचा लिया था। सुधीर का पुरुषोचित अहंकार चकनाचूर हो चुका था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू इस कदर बहने लगे कि वह उन्हें रोक नहीं पाया। डॉक्टर ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। पूरा परिवार धीरे धीरे पुष्पा जी के केबिन में दाखिल हुआ। पुष्पा जी बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें विभिन्न मशीनें और ड्रिप लगी हुई थी। वे बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, उनकी नजरें सिर्फ साक्षी को ढूंढ रही थी। साक्षी धीरे से आगे बढ़ी और बेड के पास बैठ गई। उसने पुष्पा जी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। माँ जी, आप ठीक है ना? अब दर्द तो नहीं है? पुष्पा जी ने रोते हुए अपना कमजोर हाथ उठाया और साक्षी के गालों पर रख दिया। उनकी आवाज कांप रही। साक्षी, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ क्या क्या नहीं किया। तुझे पराया समझा, तुझे तंग किया, लेकिन आज जब मौत मेरे सामने खड़ी थी तो मेरी अपनी परछाई भी मेरे साथ नहीं थी और तू मेरी ढाल बनकर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे।
पुष्पा जी फुट फुट कर रोने लगी। साक्षी ने तुरंत पुष्पा जी के आंसू पहुंचे और उनका सिर अपने सीने से लगा लिया। माँ, ऐसा मत कहिए। माँ और बेटी के रिश्ते में कभी माफी नहीं मांगी जाती। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। माँ, मुझे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला था। आज आपने मुझे बेटी कह दिया। मुझे मेरी खोई हुई माँ मिल गई। अब आप कभी नहीं रोएंगी। तभी सुधीर के फोन की घंटी बजी। सुधीर ने फोन उठाया। वह निधि का फोन था। सुधीर ने फोन को स्पीकर पर डाल दिया। निधि फोन पर बुरी तरह रो रही थी। भैया, पापा, मम्मी कैसी हैं? भैया, मुझे भाभी से बात करनी है। साक्षी ने फोन अपने पास लिया। हाँ निधि, मैं हूँ। माँ जी बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। निधि ने सिसकते हुए कहा। भाभी, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी गर्भावस्था का बहाना बनाकर आपको हमेशा सताया, हमेशा माँ के साथ मिलकर आपको ताने दिए, लेकिन आज आपने मेरी माँ को नई जिंदगी देकर मुझ पर और मेरे आने वाले बच्चे पर ऐसा एहसान किया जिसे मैं 7 जन्म में भी नहीं चुका सकती। भाभी, आप इस घर की बहू नहीं, इस घर के रक्षक है। मुझे माफ कर दीजिए बड़ी दीदी। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। रिश्तों की सारी कड़वाहट आंसुओं के इस पवित्र सैलाब में बहकर साफ हो चुकी थी। इस घटना के ठीक 1 महीने बाद विजय निवास का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। घर में हर तरफ खुशियों की गूंज थी। निधि ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया था और आज घर में बच्चे का नामकरण संस्कार था। पूरा घर दोबारा गेंदे के फूलों से सजा हुआ था। साक्षी रसोई में खड़ी सबके लिए मिठाइयाँ और पकवान तैयार कर रही थी। तभी पुष्पा जी रसोई में आई। उनके चेहरे पर अब वो पुराना सख्त भाव नहीं बल्कि एक माँ की ममतामयी मुस्कान थी। साक्षी बेटा, तू सुबह से काम में लगी है, चल अब बाहर आ, बाकी का काम रसोइया कर लेंगे। आज मेरी बेटी को तैयार होना है। पुष्पा जी ने प्यार से साक्षी की साड़ी का पल्लू सही करते हुए कहा। लेकिन माँ जी, अभी पूजा की थाली तैयार करनी है। साक्षी ने कहा। मैंने कहा ना, तू बाहर चल। पुष्पा जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे लिविंग रूम में लाया। वहां विजय जी, सुधीर और निधि अपने बच्चे के साथ बैठे हुए थे। सुधीर अपनी जगह से उठा। उसके हाथ में एक मखमली डिब्बा था। वह साक्षी के सामने आकर खड़ा हो गया। सुधीर की आंख में आज साक्षी के लिए असीम सम्मान, गहरा प्यार और समर्पण था। सुधीर ने वह डिब्बा खोला। उसके अंदर वही सोने का मंगलसूत्र और लॉकेट था जिससे सुधीर ने उसी सुबह अस्पताल के काउंटर पर जाकर पूरे पैसे चुकाकर वापस ले लिया था। सुधीर ने साक्षी की आंखों में देखते हुए बेहद भावुक स्वर में कहा। साक्षी, इस मंगलसूत्र को तुमने हमारे परिवार की खातिर दांव पर लगा दिया था, लेकिन आज मैं पूरे होश और आवाज में अपनी मर्जी से और अपने पूरे दिल से तुम्हें अपनी पत्नी, अपने इस घर की लक्ष्मी और अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा स्वीकार करता हूँ। क्या तुम मुझे मेरे पिछले सारे गुनाहों के लिए माफ करके इस सुधीर को अपनाओगी? साक्षी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से अपना सिर झुका दिया। सुधीर ने बड़े ही आदर और प्यार से वे मंगलसूत्र दोबारा साक्षी के गले में पहना दिया। पूरे घर में तालियों की गूंज उठी। विजय जी ने आगे बढ़कर दोनों को आशीर्वाद दिया और पुष्पा जी की तरफ देखकर कहा। पुष्पा, लोग सच ही कहते हैं, बेटियां तो सिर्फ एक घर को रोशन करती हैं, लेकिन एक संस्कारी और सहनशील बहू जब घर में आती हैं तब वह 2 परिवारों को स्वर्ग बना देती हैं। बस जरूरत होती है तो उसे बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी के नजरे से देखने की। पुष्पा जी ने साक्षी को अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली। हाँ जी, आज से मेरी एक नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं, एक निधि और दूसरी मेरी साक्षी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि आखिर बहू भी तो बेटी होती है। कानपुर की उस कोठी में आज एक नया सवेरा हुआ था, जहां अब तानों की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ प्यार, सम्मान और एक अटूट पारिवारिक बंधन का एहसास था।